हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हाउ इज़ एवरीवन? कैसे सभी लोग? आर यू एबल टू सी मी? आर यू एबल टू हियर मी? सब लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग एवरीवन। लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है? चलो, बहुत ही बढ़िया। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो दिस इज सेशन नंबर 11 और इसके अंदर हम देखेंगे काफ़ी सारे टॉपिक्स। इफेक्ट ऑफ यूनी एक्सियल लोडिंग, इफेक्ट ऑफ ट्राई एक्सियल लोडिंग, डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट और थर्मल स्ट्रेस। ठीक है। लास्ट क्लास में देखो हम ऑलरेडी ना कुछ कुछ टॉपिक्स देख रहे थे कि क्या क्या टॉपिक्स देख रहे थे। एक मिनट देखते हैं। तो लास्ट क्लास के जो टॉपिक्स थे, लास्ट क्लास में हम ये देख रहे थे कि ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे, है ना। इसके अंदर हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में? इन द लास्ट क्लास वी वर सीइंग दिस, है ना। तो देखो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में ये वाला एक स्टेप्ड बार था, ठीक है। राधे राधे। सो ये लास्ट क्लास में हमने देखा था और ये एक स्टेप्ड बार है। स्टेप्ड बार में ये वाला जो पार्ट है ए बी, इसका एरिया अलग है, लेंथ अलग है और यंग्स मॉडुलस अलग है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर 100 किलोन्यूटन की फोर्स लग रही है, यहाँ पर L1 A1 E1 दिया है, यहाँ पर L2 A2 A2 दिया हुआ है, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्सेज एट सपोर्ट्स ये कैलकुलेट करना था हमको, ठीक है ना। तो हमने ये इक्वेशन तो फाइंड आउट कर ली थी। पी ए अपॉन पी सी इज इक्वल टू A1 E1 अपॉन L1 डिवाइडेड बाई A2 E2 अपॉन L2, है कि नहीं? हाँ, क्लास स्ट्रक हो गई थी कल। तो कल की क्लास में हमारा ये चल रहा था, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन तो हमारी आई थी P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी सी। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही है P, ये वाली फोर्स P इज इक्वल टू ये जो सपोर्ट रिएक्शंस आ रहे हैं पी ए और पी सी, इन दोनों के समीशन के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन थी। और दूसरी हमारे पास है कंपैटिबिलिटी कंडीशन। कंपैटिबिलिटी कंडीशन क्या होगी? क्योंकि ये दोनों सपोर्ट फिक्स्ड हैं, ये दोनों सपोर्ट के फिक्स्ड होने की वजह से ये वाला जो पॉइंट है बी, अगर ये मूव करता भी है इधर उधर, तो इसकी वजह से क्या होगा? जितनी लेंथ इसकी कम या ज्यादा हो रही होगी उतनी ही लेंथ इसकी भी कम या ज्यादा हो जाएगी, है ना। और दोनों की लेंथ में जो चेंज आएगा अगर उसको ऐड कर दें तो टोटल चेंज इन लेंथ जीरो हो जाएगा। टोटल चेंज इन लेंथ विल बी जीरो, ठीक है। पी ए और पी सी लेफ्ट डायरेक्शन में क्यों है? क्योंकि पी राइट डायरेक्शन में है। तो अगर फोर्स राइट डायरेक्शन में है तो उसको अपोज करने के लिए एक्सटर्नल रिएक्शन उसके उल्टे लगेंगे, ठीक है ना। और अगर डायरेक्शन ना भी समझ में आए, आप कुछ भी डायरेक्शन ले सकते हो। अगर मान लो पीसी आपने इस तरफ ले लिया था, इस तरफ ले लिया था, तो ना जब आप सॉल्व करोगे ना तो वो माइनस साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है। 33.33 और 66.66 आंसर आ रहा है। चलो देख लेते हैं। ओके, चलिए। तो ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो गई, ये कंपैटिबिलिटी कंडीशन हो गई। कंपैटिबिलिटी कंडीशन को फर्दर हमने सॉल्व किया तो हमको ये मिल गया पी ए अपॉन पी सी A1 E1 अपॉन L1 डिवाइडेड बाय A2 E2 अपॉन L2 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? पी ए अपॉन पी सी, एक मिनट, लाइट चेंजर कहाँ गया? हाँ, ओके। सो पी ए अपॉन पी सी, कल की क्लास से कंटिन्यू करते हैं। A1 E1 डिवाइडेड बाय L1 अपॉन A2 E2 डिवाइडेड बाय L2, ठीक है ना। ये आ जाएगा। तो ये इन दोनों फोर्सेस का रेशियो आ गया। अब देखो A1 E1 पता है क्या होता है, या कहें AE। AE इज एक्सियल रिजिडिटी। किसी भी मेंबर की एक्सियल रिजिडिटी होती है AE, और AE बाय L होती है एक्सियल स्टिफनेस, ठीक है। ऐसे ही एक्सियल स्टिफनेस तो हो गई। EI किसी भी मेंबर की होती है लेक्चरल लेक्चरल रिजिडिटी
और ई आई बाय एल होती है फ्लेक्सुरल स्टिफनेस। ठीक है, ऐसे ही जी आई पी होती है टॉर्जनल रिजिडिटी, टॉर्जनल रिजिडिटी, और जी आई पी बाय एल होती है, जी आई पी बाय एल होती है टॉर्जनल स्टिफनेस। ठीक है ना। अब इन सब का मतलब क्या है, देखो एक्सियल रिजिडिटी ए ई है, तो मतलब कि कोई बार है, अगर उसको आप खींच रहे हो एक्सियल डायरेक्शन में, एक्सियल डायरेक्शन में आपने खींचा या कंप्रेस किया, तो जितनी मुश्किल हो रही है उसको थोड़ा बहुत भी खींचने में, वो जो मुश्किल है ना, वही उसकी रिजिडिटी है, एक्सियल डायरेक्शन में रिजिडिटी, दैट इज एक्सियल रिजिडिटी। ठीक है ना। और पर यूनिट लेंथ कर लेंगे तो वो एक्सियल स्टिफनेस हो जाता है। ठीक है। अब ई आई का मतलब है कि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, अगर आपको उसको बेंड करने में या फ्लेक्सर करने में जितनी ज्यादा मुश्किल हो रही है उतना ही उसका ज्यादा ई आई होगा, है ना। अगर आसानी से बेंड हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ई आई की वैल्यू कम है उसकी। ठीक। ऐसे ही टॉर्जनल रिजिडिटी, जब आप किसी चीज को मरोड़ रहे हो ना, ऐसे टॉर्क लगा रहे हो, तो टॉर्क लगाने की वजह से अगर आसानी से वो पूरा मरोड़ में आ जाता है तो उसकी टॉर्जनल रिजिडिटी कम है, और अगर जितनी ज़्यादा मुश्किल होगी ना उसको मरोड़ लगाने में तो उतनी ही ज़्यादा उसकी टॉर्जनल रिजिडिटी है। समझ में आई ये टर्म्स, एक्सियल रिजिडिटी, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, टॉर्जनल रिजिडिटी, ये समझ में आई सबको। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्सेस आ रही हैं बार्स ए और बी में, फोर्सेस इन दी बार्स will be in the ratio, will be in the ratio of their axial rigidities या axial stiffness। एक्सियल स्टिफनेस के रेशियो में फोर्सेस जनरेट होंगी, है ना। तो जिसकी एक्सियल स्टिफनेस ज्यादा है उसके अंदर ज्यादा फोर्स आएगी, और जिसकी एक्सियल स्टिफनेस कम है उसके अंदर फोर्स कम आएगी। क्लियर है ना। चलिए ये तो समझ में आ गया। यानी अगर एग्जाम में आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा, कहां गया, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके पास कि दो स्टेप्ड बार हैं, दो स्टेप्ड बार हैं, और इन बार्स के ऊपर अगर कोई फोर्स लग रही है बीच में, ठीक है ना, तो आपको इतना पता चल गया कि ये वाले बार के अंदर जो फोर्स आएगी और ये वाले बार के अंदर जो फोर्स आएगी, इन दोनों फोर्सेस का रेशियो इनकी एक्सियल स्टिफनेस के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है ना। तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की वजह से ही तो ये आया है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन को ही सॉल्व करके ही ये आया है। ठीक है। तो एक्सियल स्टिफनेस के रेशियो में ही इनकी फोर्सेस आ जाएंगी, तो वो फोर्स आप लिख लोगे पी ए अपॉन पी बी, इस तरह से लिख लोगे। ठीक है ना। और दूसरी बात, यहां पर चलो सपोर्ट रिएक्शन आ रही थी पी ए, ठीक है, और यहां पर सपोर्ट रिएक्शन आ रही थी पी सी, तो पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी सी। ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो बहुत ही आसान होती है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन बहुत ही आसान होती है। तो दो इक्वेशन आपको सीधे सीधे मिल जाएंगी, क्या कि एक तो फोर्सेस का रेशियो यहां से मिल जाएगा और दूसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिल जाएगी। अब इन दोनों को सॉल्व करके आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना। अब यहां पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था, ये वाली जो लेंथ थी ये 100, ये वाली जो फोर्स थी ये 100 थी, तो पी ए प्लस पी सी 100 किलो न्यूटन था हमारे पास। ठीक है ना। पी ए प्लस पी सी 100 किलो न्यूटन था। अब ये दोनों फोर्सेस का रेशियो भी हमको पता है, पी ए अपॉन पी सी विल बी इक्वल टू, देखो हमारे पास ए वन ई वन अपॉन एल वन, ठीक है ना। तो ए वन ई वन अपॉन एल वन, देखते हैं ए वन कितना था, ए वन था 100, ई वन था 1 इंटू 10⁵ और एल वन था 1 मीटर। ठीक है। सो ए वन था 100 और 1 इंटू 10⁵ और 1 मीटर। सो ए वन ई वन अपॉन एल वन डिवाइडेड बाई ए टू अपॉन एल टू। ए वन कितना था 100, ई वन था 1 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय एल वन कितना था, एल वन था हमारे पास एल वन 1 मीटर। ठीक है। सो
L1 था 1 मीटर, इसको हम 1000 mm लिख देते हैं, ठीक है ना। वैसे तो ये कैंसिल भी हो जाएगा। डिवाइडेड बाय A2 देखते हैं। A2 हमारे पास था 50, E2 था 2 × 10⁵ और L2 था हाफ। तो A2 था 50, ये था 2 × 10⁵ और L2 था 0.5 मीटर, ठीक है, यानी 500 mm, ठीक है ना। अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये तो कैंसिल आउट हो गया पूरा पूरा, है ना, और यहाँ पर आ गया 0.5। तो PA/PC का जो रेशियो आ जाएगा, PA/PC, ये जो रेशियो आ जाएगा ये आ जाएगा 0.5। ये सबको समझ में आ गया? कुछ समझ नहीं आ रहा है सोनू कुमार? तुमको एक बात ये समझ में आ गई थी कल की क्लास में, ये आ गया था PA/PC A1 और A2 ये समझ में आ गया था, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले के अंदर ही तो हम ये वैल्यूज रख रहे हैं ना, ये वैल्यूज जो हमने क्वेश्चन के अंदर लिखी थी, जो गिवन थी क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज थी वही तो बस इसके अंदर लिखी हैं और इसको सॉल्व किया। कुछ किया ही नहीं है ऐसा कि समझ में ना आए, है कि नहीं? बेटा इक्वेशन ना हम तो फिर से बता देंगे, लेकिन बात ये है कि बेटा कितनी बार बताएंगे एक ही चीजें ना, आप वीडियो दोबारा से देख लिया करो, ठीक है। यू कैन वॉच वीडियो अगेन। चलो पीए और पीसी का ये रेशियो आ गया, ठीक है। कुछ नहीं किया है हमने, हमारे पास ऑलरेडी कल यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब कल की क्लास ना आपको आज थोड़ी सी रिवाइज करके आनी चाहिए थी, आप ना रिवाइज नहीं करते हो। नहीं, ये 1/1000/1/500 है, 1000/500 नहीं है ना, ये ऐसा है 1/1000 डिवाइडेड बाय 1/500, ऐसा है ये, है ना। तो 500 ऊपर पहुंच जाएगा और 1000 डिवाइड में रहेगा ऐसा। तो PA = 0.5 PC हो जाएगा, और हमारे पास P, पहली इक्वेशन क्या थी, P = PA+PC, है ना। तो P = PA+PC थी। P की वैल्यू क्या है, 100 किलो न्यूटन है, और PA की जगह 0.5 PC रख देते हैं। तो 0.5 PC + PC, ये क्या हो गया, 1.5 PC। तो 100 = 1.5 PC। PC कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये हो जाएगा PC, यहाँ से आ जाएगा 66.67 किलो न्यूटन, ठीक है। PC इतना आ जाएगा, और PA कितना हो जाएगा, PA हो जाएगा 0.5 PC। PA की वैल्यू आ जाएगी 33.33 किलो न्यूटन, ठीक है। तो PA और PC ऐसे कैलकुलेट हो गए। शॉर्टकट मेथड यही है। क्या शॉर्टकट मेथड है, PA/PC को ऐसे लिख दो, ठीक है। 2 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन। आपके पास कोई भी, चलो ये वाला क्वेश्चन कर लिया ना, अगला क्वेश्चन करते हैं और ये वाली इक्वेशन अब ध्यान में रख के कर देंगे। दैट इज शॉर्टकट मेथड। यस, डायरेक्ट ये रिलेशन यूज करो आप क्वेश्चन के अंदर, डायरेक्ट ये रिलेशन यूज करो, है ना। और ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी, P = PA+PC। और अब ये भी क्लियर है, एक्सियल स्टिफनेस के रेशियो में फोर्सेस हैं, ठीक है ना। तो आपको सीधे सीधे ये रखना है, फोर्सेस का रेशियो आ जाएगा, यहां पर रखो, सॉल्व, खत्म, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से होंगे क्या? तुम भी गजब काम करते हो। नहीं, किसी और टाइप के क्वेश्चन इस फॉर्मूले से होंगे, और जो क्वेश्चन इस फॉर्मूले से होंगे वो हम कराएंगे नहीं। थोड़ी कॉमन सेंस वाले सवाल पूछा करो, बड़े हो गए हो तुम लोग हैं। जिस क्वेश्चन में जो करा रहे हैं उसी क्वेश्चन में वही तो सॉल्व होगा। लिख लिया सबने? डन है? डन डना डन। चलो बहुत ही बढ़िया, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यू विल गेट कॉन्फिडेंस।
अब ना हम एक काम करते हैं, दोनों बार्स को ना सेम एरिया रखते हैं, सेम एरिया और सेम यंग्स मॉडुलस, सेम यंग्स मॉडुलस सेम एरिया ही रखते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर फोर्स लगा दी हमने 50 किलो न्यूटन की, ये लेंथ है 2L/3 और ये लेंथ है L/3, ठीक है। और यहां पर ये फिक्स्ड, यहां पर ये फिक्स्ड, ठीक है ना। तो ये हो गया ए बी सी, ठीक है ना। तो अब दोनों पार्ट्स में फोर्सेस का रेशियो निकालो, या फाइंड फोर्सेस, फाइंड फोर्सेस फाइंड फोर्स इन मेंबर ए बी वाले मेंबर के अंदर फोर्स फाइंड करो। ऑप्शन ए 33.33, ऑप्शन बी 66.67, ऑप्शन सी 16.67, ऑप्शन डी 8.33, ठीक है। तो यहां पर आपके लिए पोल लेकर आते हैं, पोल पे आराम से अटेम्प्ट करना सब लोग। सी ए, ई का वैल्यू, अरे हाँ ई का वैल्यू तो दिया ही नहीं है। ई इज इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², दोनों के लिए है सेम ई, सेम मटेरियल है। बोल नहीं आ रहा तो कमेंट में कर दो आंसर, सोनू, कोई दिक्कत नहीं। तो सोनू ने तो कर दिया ए, पिंटू ने भी ए कर दिया, सुभाष ने कर दिया सी, और सोनू ने कर दिया ए, ऐसे करके। नवीन ने कर दिया ए, पिंटू ने कर दिया ए ए, फिर पिंटू ने कर दिया ए ए ए ए, फिर अमित ने कर दिया सी 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 सी। चलो ये फालतू की एक्टिंग करवा रहे हो तुम लोग मुझसे। चलो सॉल्व करें, या बहुत सारे बच्चे अभी कर रहे हैं, सबने अटेम्प्ट कर लिया। लेट अस सॉल्व। देखो अब हमारा यहां पर इसके अंदर जो फोर्स आ रही है, लेट अस से दिस इज P1, और इसके अंदर जो फोर्स आ रही है P2, तो P1/P2 कितनी हो जाएगी, A1 E1 अपॉन L1 डिवाइडेड बाय A2 E2 अपॉन L2। तो इसका मतलब है P1/P2 कितना आ जाएगा, L2/L1, यानी कि लेंथ के इनवर्स रेशियो में आ जाएगा, क्योंकि एरिया भी सेम है, ई भी सेम है। तो A1 E1 और A2 E2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। A1 E1 और A2 E2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो P1 और P2 का रेशियो क्या बचेगा, L2/L1 बचेगा। ये तो बिल्कुल ही साधारण सी बात है, बहुत ही आसान सी बात है, ठीक है। अब P1/P2, L1 क्या है, इसकी लेंथ इसकी लेंथ है, पहले L2 लिखते हैं ना, L/3, और डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ है 2L/3। तो 3 और 3 तो कैंसिल हो गए, ये बचेगा हाफ। सो P1/P2 इज इक्वल टू 1/2। चलो ये आ गया। अब अगली इक्वेशन क्या मिलेगी हमारे पास, अगली इक्वेशन हमारे पास आएगी क्या, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2,
P2, यानी 50 इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू 2P1 लिख सकते हैं ना। हमको कैलकुलेट क्या करना है, P1 कैलकुलेट करना है, तो P2 इज इक्वल टू 2P1 रख देते हैं। तो 50 इज इक्वल टू P1 प्लस 2P1, P2 इज इक्वल टू 2P1 रख दिया है ना। तो P1 इज इक्वल टू 50/3 इज इक्वल टू 16.67 किलो न्यूटन। ये आ गया P1। बताओ किसी को कोई दिक्कत क्या? आसान हो गया, आसान हो गया। करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी। तो रिजल्ट्स, तो सी आंसर 24% बच्चों ने सही किया है। लीडर बोर्ड अगर देखा जाए तो रणछोड़ दास बाबा ने, वासुदेव ने, सोनू ने और मोहित ने, और अरे सोनू को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था फिर भी कर दिया। सोनू इतना अच्छा तुक्का मार देते हो तुम। नंदलाल कुमार नहीं हुआ। ठीक है, सबको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं फिर, है ना। तो ये P1 अगर इतना आ गया तो P2 कितना आ जाएगा? P2 आ जाएगा 2P1 के बराबर, यानी 33.33। ठीक, गॉट एवरीवन? गॉट इट? समझ में आ गया? इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक देखो, ये हमारा जब इस तरह का मेंबर है, यहां पर फोर्स P लग रही है, यहां पर फिक्स्ड है और यहां पर फिक्स्ड है, ठीक है ना। ये टोटल लेंथ है L, ये वाली लेंथ है L1, ये वाली लेंथ है L2, ठीक है। तो इस वाले मेंबर में फोर्स P1 और इस वाले मेंबर में फोर्स P2। तो अगर आपको फोर्स P1 या सपोर्ट रिएक्शन, यहां पर सपोर्ट रिएक्शन भी P1 के बराबर आ जाएगी। P1 क्या हो जाएगा? जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, एक्सटर्नल फोर्स इनटू अपोजिट लेंथ। ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, ठीक है ना। अपोजिट लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, अपोजिट लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो अगर मैं एक्सटर्नल लोड देखूं तो P है, इनटू अपोजिट लेंथ कितनी हो जाएगी? अपोजिट लेंथ हो जाएगी L2 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ हो जाएगी L, ठीक है ना। और P2 कितना आ जाएगा? P2 आ जाएगा एक्सटर्नल फोर्स इनटू अपोजिट लेंथ, अपोजिट लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा P इनटू अपोजिट लेंथ। देखो P2 अगर यहां पर है ना, ये इस वाले मेंबर के अंदर, तो इसकी अपोजिट लेंथ ये हो जाएगी L1। सो P इंटू L1 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ तो हमेशा ही L रहेगी, ऐसे आ जाएगा। तो अब आपको ना कोई भी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला लगाओ और आपका सीधे आंसर आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया ना। P2 फाइंड करना था। AB, मेंबर AB कौन सा है? मेंबर AB ये वाला है, तो P1 फाइंड करना था ना। मेंबर AB देखो, क्वेश्चन देखो अच्छे से। एग्जाम में बहुत बार गलती ऐसी होती है कि क्वेश्चन ही गलत पढ़ लेते हैं। डन है? चलो, तो ये वाला जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, अब इससे सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है ना। ये वाले मेथड से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो पिछला वाला क्वेश्चन, एक काम करते हैं, ये वाली जो ट्रिक है ये इस पर लगाते हैं, ठीक है ना। ठीक, अब हमें अगर P1 फाइंड करना है तो P1 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स P इंटू अपोजिट लेंथ कितनी है? अपोजिट लेंथ है L/3 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ है L, है ना।
तो ये हो जाएगा, फोर्स कितनी थी 50/3, क्या हो गया 16.67। और P2 कितना आ जाएगा, P इंटू P2 के लिए अपोजिट लेंथ ये वाली हो जाएगी 12/3, 12/3 डिवाइडेड बाय L, ये हो जाएगा 50 इंटू 2/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 33.33 किलो न्यूटन। बताओ कितना आसान हो गया ना। अब जो क्वेश्चन इतना कठिन लगता था, ये वाली इक्वेशन बनाओ, ये वाली इक्वेशन बनाओ, ये वाली इक्वेशन बनाओ, और सट से हो गया, ठीक है। 2 सेकंड के आंसर, जादू हो गया ना, खतरनाक शॉर्ट ट्रिक आ गई, ठीक है। अब यही वाला जो फॉर्मूला है ना, ये आपका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी चलेगा, एसएफडी बीएमडी सेकंड चैप्टर में भी ये वाला फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। वहां पर कैसे अप्लाई करना है वो भी बता देते हैं। तो जब आपके पास इस तरह की बीम है, इस तरह की बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और यहां पर कोई लोड P लग रहा है, दिस लेंथ इज L1, दिस लेंथ इज L2, यहां पर A है सपोर्ट, यहां पर B है, तो RA कितना हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा फोर्स जो भी लग रही है पॉइंट लोड इनटू अपोजिट लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ठीक है। तो यानी ये आ जाएगा P इंटू L2 डिवाइडेड बाय L, ठीक है ना। और RB कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P इंटू अगेन अपोजिट लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, और ये हो जाएगा P इंटू, अब इस RB के लिए अपोजिट लेंथ कौन सी है, यहां पर सपोर्ट रिएक्शन आएगा RA, यहां पर सपोर्ट रिएक्शन आएगा RB के लिए अपोजिट लेंथ है ये वाली L1, ठीक है ना। तो P इंटू L1 डिवाइडेड बाय L, यहां से आ जाएगा। कल वाले क्वेश्चन में ये अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये ट्रिक उस वाले क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं जहां पर मटेरियल और यंग्स मॉडुलस सेम हो। बेसिकली ना एक्सियल स्टिफनेस सेम होनी चाहिए, एक्सियल स्टिफनेस अगर अलग अलग है ना तो नहीं कर पाएंगे। तो एक्सियल स्टिफनेस अगर अलग अलग हैं तो फिर हमें वही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, P अपॉन PB इज इक्वल टू AA EA अपॉन LA डिवाइडेड बाय AB EB अपॉन LB, है ना। यहां से P और PB का रेशियो निकालो, फिर P इज इक्वल टू PA प्लस PB कर दो, ठीक है। डिफरेंट एरिया वाले सेक्शन पर यूज नहीं होगी ये, सेम एरिया होना चाहिए, सेम मटेरियल होना चाहिए, तब यूज कर सकते हैं इसको, ठीक। अगर एरिया अलग अलग है और यंग्स मॉडुलस अलग अलग है, यानी अलग अलग मटेरियल है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला, क्लियर। यस यस, क्रॉस सेक्शन सेम होगा और मटेरियल भी सेम होना चाहिए, दोनों या तो स्टील के हों या दोनों कॉपर के हों या दोनों एल्यूमिनियम के हों, इस तरह से दोनों मटेरियल सेम होने चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लें, चलो ये भी समझ में आ गया, ठीक है ना। अब इसी को ना टॉर्क में भी यूज कर सकते हैं। जब हमारे पास कोई शाफ्ट है, ठीक है, इस तरह से शाफ्ट है और यहां पर ना टॉर्क लगा दिया है, टॉर्क, तो टॉर्क का ना सिंबल इस तरह का होता है, यहां पर इतना टॉर्क लग रहा है ऐसे, ठीक है। टॉर्क लग रहा है तो यहां पर TA जनरेट हो रहा है, यहां पर TB जनरेट हो रहा है, तो सेम उसमें भी, है ना। ये वाला ABC यहां पर आ रहा है, इसके अंदर टॉर्क T1, इसके अंदर आ रहा है टॉर्क T2, तो T1 कितना हो जाएगा, लेट अस से दिस लेंथ इज L1, लेट अस से दिस लेंथ इज L2, है ना। तो T1 कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा हमारे पास T इंटू अपोजिट लेंथ कितनी है L2 अपॉन टोटल लेंथ इज L1 प्लस L2, ठीक है। और T2 कितना हो जाएगा, T इंटू अपोजिट लेंथ कौन सी है L1 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2, क्लियर है। डिटर्मिनेट केस के लिए भी क्वेश्चन, तो वैलिड फॉर टॉर्क ऑल्सो,
ये टॉर्क वाले केस में, है ना, एसएफडी बीएमडी वाले केस में। डिटर्मिनेट वाला केस, अच्छा आपको ना डीपीपी में और वीकली टेस्ट में खूब सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हम थोड़ा आगे चलते हैं, है ना। डिफरेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड स्टिफनेस, बेटा तुमको फॉर्मूला लिखवा दिया बस, है ना। स्टिफनेस में क्या होता है, एक्सियल रिजिडिटी डिवाइडेड बाय लेंथ हो जाएगा स्टिफनेस। ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से केस हैं हमारे पास। लेट अस सी ऑल द केसेस। चलो, अभी हमारे जो केस चल रहे थे वो कौन से चल रहे थे, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम चल रहे थे। तो हमारे पास जो केस चल रहा था, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम। नाउ स्टैटिकली इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम के अंदर केस वन, पहला केस पढ़ लिया था, पैरेलल कनेक्शन, है ना। सेकंड वाला, अब देखो पहला था सीरीज कनेक्शन, ठीक है ना। अब आ जाएगा पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन और कंपोजिट बार्स। पैरेलल कनेक्शन और कंपोजिट बार्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कंपोजिट बार का मतलब समझो पहले। कंपोजिट बार का मतलब होता है कि ये एक मटेरियल है, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मटेरियल, और एक दूसरा मटेरियल है फिर हमारे पास। देयर इज वन मोर मटेरियल, ठीक है। इन दोनों मटेरियल को चिपका के, एक दूसरे के साथ चिपका के, अच्छा फिक्स्ड एंड के केस के अलावा भी कौन सा केस है, कोई सुभाष कुमार बताओ जरा। ठीक है, तो ये यहां पर दो पार्ट हैं, दो अलग अलग मटेरियल के, इन दोनों को एक दूसरे के साथ चिपका दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है ना। अब इस केस में इसका एरिया है लेट अस से A1, यंग्स मॉडुलस है E1, लेंथ तो दोनों की बराबर हो जाएगी, है ना। इसका एरिया है A2, इसका यंग्स मॉडुलस है E2 और लेंथ बराबर, ठीक है ना। अब अगर इन दोनों के ऊपर कंबाइनली कोई फोर्स लग रही है ना, इस तरह से फोर्स लग रही है P, ठीक है, इस तरह से फोर्स लग रही है P, तो इन दोनों के अंदर जो फोर्सेस आएंगी वो सेम आएंगी या अलग अलग आएंगी। इन दोनों के अंदर जो फोर्सेस आएंगी P1 P2, मान लो P1 P2, तो ये दो फोर्सेस दोनों सेम आएंगी, बराबर आएंगी या अलग अलग आएंगी। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है बता देंगे, डोंट वरी। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर वैसे मैं एक बार बता चुका हूं, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें सारे के सारे फोर्सेस वगैरह ना आप सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके नहीं फाइंड कर सकते, आपको एडिशनल इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो सारे बच्चे कह रहे हैं सर फोर्सेस सेम आएंगी, लेकिन मेरा कहना है कि फोर्सेस अलग अलग आएंगी, फोर्सेस विल बी डिफरेंट, फोर्स अलग अलग आएंगी। क्यों अलग अलग आएंगी, क्योंकि ये मटेरियल अलग अलग है। देखो जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो क्या हुआ, इन दोनों का डिफ्लेक्शन सेम होगा, सेम डिफ्लेक्शन, सेम डिफ्लेक्शन आएगा कि नहीं आएगा, डिफ्लेक्शन सेम आएगा। तो जब डिफ्लेक्शन सेम आएगा तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 आ जाएगा, है ना। अभी मान लेते हैं फोर्स P1 और P2 है ना, अगर सेम आ गई तो P1 और P2 बराबर हो जाएंगे, तो इसमें फोर्स है P1 और इसमें फोर्स है P2, ठीक है ना। अगर बराबर आ गई तो P1 इक्वल टू P2 हमको अपने आप मिल जाएगा, है ना। तो डेल्टा क्या हो जाएगा, P1 L1 अपॉन A1 E1, और ये हो जाएगा P2 L2 अपॉन A2 E2, ठीक है ना। तो यहां पर P1 और P2 का रेशियो क्या आ जाएगा, L L तो सेम थे, L L कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों बराबर थे, लेंथ दोनों की बराबर है ना, दोनों की लंबाई बराबर है, तो L1 L2 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमको मिल जाएगा A1 E1 अपॉन A2 E2, A1 E1 अपॉन A2 E2 मिल जाएगा। सेम डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन डेल्टा 1 और डेल्टा 2 बराबर बराबर, डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, PL अपॉन AE,
PL अपॉन AE, लेंथ बराबर बराबर कैंसिल आउट हो गई, तो P1 और P2 का रेशियो आ जाएगा A1 E1 अपॉन A2 A2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो यहां पर एरिया और यंग्स मॉडुलस, मतलब इसकी जो एक्सियल रिजिडिटी है, अगेन एक्सियल रिजिडिटी के रेशियो में आ गया ना, रेशियो ऑफ एक्सियल रिजिडिटी। तो अगर एक्सियल रिजिडिटी बराबर हुई तभी फोर्स बराबर होंगी, तो जिसकी ज्यादा एक्सियल रिजिडिटी वो ज्यादा फोर्स ले जाएगा और जिसकी कम एक्सियल रिजिडिटी वो कम फोर्स ले जाएगा, ठीक है ना। तो अगेन हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और फिर ये तो कंपैटिबिलिटी से आ गया। इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या हो जाएगी? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 हो जाएगी, है ना। तो एक इक्वेशन ये मिल जाएगी, दूसरी इक्वेशन ये मिल जाएगी, दूसरी इक्वेशन ये मिल जाएगी, यहां से सॉल्व कर दोगे, ठीक है। डिफ्लेक्शन सेम ऐसे होगा कि दोनों को फेविकॉल के मजबूत जोड़ से चिपका रखा है। यहां पर ये दोनों जो चिपके हुए हैं ना, ये फेविकॉल के मजबूत जोड़ से चिपके हैं, ठीक है। यहां पर दिखाई दे रहा है फेविकॉल लगा हुआ है, थोड़ा सा अलग रंग बिरंगा फेविकॉल लगा दिया है हमने। तो जब इन दोनों को एक साथ पकड़ के खींचा जाएगा तो दोनों की लेंथ में सेम चेंज आएगा कि नहीं आएगा? दोनों एक दूसरे के साथ वैसे तो चिपके हुए हैं, जैसे आरसीसी में होता है कंक्रीट और स्टील एक साथ चिपके हुए हैं ना, ये रहा बाहर बाहर कंक्रीट और अंदर अंदर ये रहा स्टील, ठीक है, और पूरा अच्छे से चिपका हुआ है एकदम, है ना, बाइंडिंग हो रखी है इन दोनों की। तो जब हम इन दोनों को एक साथ पकड़ के खींचेंगे या एक साथ कंप्रेस करेंगे तो दोनों की लेंथ या तो बराबर बराबर बढ़ेगी या बराबर बराबर कम होगी, है कि नहीं? यस, बोथ आर रिजिडली फिक्स्ड टुगेदर, एक साथ रिजिडली फिक्स्ड है, तो दोनों की जो डिफ्लेक्शन आएगा, लेंथ में चेंज आएगा, वो बराबर बराबर आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो सर फोर्स सेम नहीं होगा ना, ये तो हमने अभी प्रूव कर लिया कि डिफ्लेक्शन जब बराबर बराबर है तो फोर्स अलग अलग आएगी। फोर्स कैसे बराबर आ जाएगी? क्या कंक्रीट में और स्टील में फोर्स बराबर आएगी? जब दोनों एक साथ बढ़िया तरीके से फिक्स्ड हैं, है ना, तो इन दोनों को एक साथ पकड़ के खींचा तो कंक्रीट में जितनी फोर्स आ रही है और स्टील में जितनी फोर्स आ रही है सेम आ रही है, अलग अलग आ रही है? दोनों में अलग अलग फोर्स आएगी ना। इसको ऐसे समझो कि हमारे पास एक ये रबर है और एक ये स्टील है, और दोनों को अच्छे से चिपका दिया, रबर को और स्टील को अच्छे से चिपका दिया और दोनों को एक साथ कंप्रेस किया, तो दोनों में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो बराबर आएगा, लेकिन क्या फोर्स भी बराबर आएंगी? तो फोर्स अलग अलग आएंगी ना। तो जो ज्यादा तगड़ा है मटेरियल वो ज्यादा फोर्स रेजिस्ट करेगा, और जो कमजोर सा है, लुंजोर पुंजोर सा है, वो कम फोर्स रेजिस्ट करेगा, ठीक है ना। और यही यहां पर बताया जा रहा है, जिसकी एक्सियल रिजिडिटी ज्यादा है, जो ज्यादा ताकतवर है, जो ज्यादा मजबूत है, वो ज्यादा फोर्स रेजिस्ट करेगा, और जो कमजोर है वो कम फोर्स रेजिस्ट करेगा। समझ में आया? है ना। एक रबर है और एक स्टील है, इन दोनों को एक साथ चिपका दिया हमने और एक साथ कंप्रेस किया, तो दोनों का जो कंप्रेशन आएगा वो तो बराबर आएगा, ठीक है ना, दोनों का कंप्रेशन बराबर आएगा, लेकिन फोर्स किस में ज्यादा आएगी? स्टील में ज्यादा आएगी, क्योंकि स्टील की एक्सियल रिजिडिटी ज्यादा हो जाएगी। गॉट इट? बहुत बढ़िया। चलिए, तो पैरेलल कनेक्शन में भी आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दो, है ना। P1 और P2 का रेशियो क्या आ जाएगा? रेशियो ऑफ एक्सियल रिजिडिटी, रेशियो ऑफ एक्सियल रिजिडिटी, ठीक है, एक्सियल रिजिडिटी का रेशियो आ जाएगा ये। क्लियर है? इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो P1 और P2 मिल जाएगा। क्लियर? आगे चलें। नेक्स्ट, नेक्स्ट ना, वैसे ना इस तरह के क्वेश्चन ना स्टेट एई जेई वगैरह में आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूं, मान लो अगर आ गया तो, ठीक है ना। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन के हेल्प से सीधे सीधे करा देता हूं, इसके अंदर कोई थ्योरी व्योरी नहीं लिखा रहा, मैं क्वेश्चन की हेल्प से ही पूरा समझा देता हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ गए तो कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। वैसे एई जेई में मैंने अभी तक देखे तो नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज में गेट में आते रहते हैं। ये यहां पर एक स्प्रिंग है, आपने भी देखे होंगे कभी ना कभी इस तरह के क्वेश्चन, अगर आप काफी टाइम से तैयारी कर रहे हो, है ना, तो आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे। एक स्प्रिंग यहां लगी हुई है, एक स्प्रिंग यहां लगी हुई है, ये दो स्प्रिंग्स लगी हुई हैं, ठीक है ना। और
यहां पर ये वाला डिस्टेंस है ए, और थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, 1 मिनट, इसको थोड़ा और उधर बनाना है। और यहां पर एक फोर्स लग रहा है P, ठीक है ना, अब सही है। तो ये डिस्टेंस है A, ऊपर बनाते हैं इसको, ये डिस्टेंस है A, ये डिस्टेंस है A, और ये डिस्टेंस है A, ठीक है। इस तरह से अभी इसके लिए बराबर बराबर, गेट में देखा है ना, ईएससी में भी देखा होगा, ईएससी में भी आते रहते हैं ये। तो ये वाली जो बीम है ना, ये रिजिड है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये रिजिड है। तो ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D, ABCD। ABCD दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब ये जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 2K और K, इन दोनों स्प्रिंग्स की स्टिफनेस, स्टिफनेस है। तो स्टिफनेस क्या होता है? स्टिफनेस होता है लोड रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन, लोड स्टिफनेस होता है लोड रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन, लोड रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन, यानी लोड अपॉन डेल्टा या P बाय डेल्टा, P बाय डेल्टा हो जाता है स्टिफनेस, ठीक है, ये होता है स्टिफनेस P बाय डेल्टा। चलो, तो अब इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, ये वाला जो पार्ट है ना, ये रिजिड होता है, ये रिजिड है। रिजिड का मतलब क्या होगा? रिजिड का मतलब ये होगा कि ये पहले सीधा था ना, अभी भी ये इस हिंज के अबाउट ना रोटेट करेगा। हिंज क्या होती है? जो इस पूरे मेंबर का ना रोटेशन अलाउ कर देगी। इस हिंज के अबाउट ना रोटेशन हो सकता है। जैसे आप दरवाजा खोलते बंद करते हो ना, दरवाजा, वहां पर रोटेशन होता है ना, तो वैसे ही इस हिंज के अबाउट भी रोटेशन होता है, ठीक है। तो इस हिंज के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, और जब रोटेशन होगा तो रिजिड का मतलब है कि ये पहले जैसा स्ट्रेट था, एकदम स्ट्रेट, वैसा का वैसा सीधा का सीधा होगा, इसके अंदर कोई बेंडिंग नहीं होगी, है ना। लोड की वजह से ऐसा नहीं हो जाएगा या ऐसा नहीं हो जाएगा, ये कैसा रहेगा? पहले सीधा था और डिफ्लेक्शन के बाद भी एकदम सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। अब इसके ऊपर फोर्स लगा दी P, जब फोर्स लगा दी P तब क्या होगा? फोर्स की वजह से इसका डिफ्लेक्शन होगा, कैसे? नीचे की तरफ। फोर्स नीचे की तरफ खींच रही है ना, तो ये फोर्स की वजह से नीचे की तरफ गया, है ना। अब यहां पर आ गया डिफ्लेक्शन Δ1, यहां पर आ गया डिफ्लेक्शन Δ2, ठीक है। मान लिया इतना Δ1 और Δ2 डिफ्लेक्शन आ गया, और जब इस फोर्स ने इसको नीचे की तरफ खींचा, ये नीचे की तरफ आया, तो ये स्प्रिंग खींची, और जब भी आप स्प्रिंग को खींचते हो, अपनी नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग को खींचते हो, तो वो वापस से फोर्स लगाती है ना उल्टी तरफ वापस से रिस्टोर होने की। तो जब ये वाली स्प्रिंग खिंच गई है इतनी, तो ये ऊपर दम लगा रही है ना खींचने के लिए वापस, है ना। तो ये वाली स्प्रिंग यहां पर ऊपर दम लगा रही होगी खींचने के लिए, और ये वाली स्प्रिंग भी ऊपर दम लगा रही होगी, ठीक है ना। तो यहां पर जो स्प्रिंग्स के अंदर फोर्सेज आ जाएंगी, लेट अस से कि इस स्प्रिंग में आ गई है फोर्स P1, और इस स्प्रिंग में फोर्स आ गई है P2, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? यहां तक क्लियर है? एक बार फिर से बता देते हैं। ये था रिजिड बार जो कि यहां पर हिंज से कनेक्टेड है, यहां पर फोर्स लगी, तो फोर्स की वजह से ये नीचे की तरफ सीधा सीधा डिफ्लेक्ट होगा, एकदम सीधा सीधा आएगा। जब ये सीधा सीधा आएगा तो स्प्रिंग पे खिंचाव पड़ा, और स्प्रिंग पे खिंचाव पड़ा तो स्प्रिंग ने वापस ऊपर की तरफ फोर्स लगाई, ठीक है ना, ये वापस से खींच रही हैं। अब यहां पर हमको कैलकुलेट करना है कि डिफ्लेक्शन कितना होगा या स्प्रिंग के अंदर फोर्सेस कितनी आएंगी, ये सब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इनको कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर हम क्वेश्चन बना लेते हैं, रेशियो ऑफ स्प्रिंग फोर्सेस, रेशियो ऑफ स्प्रिंग फोर्सेस P1 अपॉन P2 कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है ना। स्प्रिंग फोर्सेस का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात, ये जो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P लिख सकते हैं क्या? P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P, टोटल अपवर्ड फोर्स टोटल डाउनवर्ड फोर्स के बराबर लिख सकते हैं क्या?
समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 से आ जाएगा ये, बताओ। तो पहली इक्विलिब्रियम इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P, लिख सकते हैं क्या? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कैन वी राइट इट लाइक दिस? यस? नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। यहां पर समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, गड़बड़ आ जाएगी। क्या आपने P1 कंसीडर किया, आपने P2 कंसीडर किया, आपने P कंसीडर कर लिया, लेकिन ये जो सपोर्ट है ना हिंज, यहां पर भी कुछ वर्टिकल रिएक्शन आ रही होगी, ठीक है, यहां पर भी कुछ वर्टिकल रिएक्शन आ रही होगी। अब ये जो वर्टिकल रिएक्शन आ रही है ना, ये हमको पता नहीं है, तो इसीलिए यहां पर समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 नहीं यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे कि इस पॉइंट पर हिंज है, हिंज फ्री रोटेशन अलाउ कर रहा है, और जिस पॉइंट पर फ्री रोटेशन हो रहा है वहां पर मोमेंट कितना होगा, 0 होगा, है ना, क्योंकि कोई मोमेंट आ रहा होता तो जब रोटेशन को रोकेगा तभी मोमेंट आएगा, है ना, और यहां पर कभी मोमेंट आता नहीं है तो इसने कोई रोटेशन को रोक नहीं रखा। तो समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट डी विल बी इक्वल टू 0, ये वाली इक्विलिब्रियम इक्वेशन यहां पर यूज कर सकते हैं। तो जब ये वाली इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 की वजह से और P2 की वजह से कैसा मूवमेंट आ रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है, और P की वजह से आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो P1 इंटू डिस्टेंस कितना हो गया 3a, P1 इंटू 3a, ठीक है, प्लस P2, P2 की वजह से इस पॉइंट पर मोमेंट कितना आएगा, P2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो P2 इंटू 2a प्लस P2 इंटू 2a, और P की वजह से क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाएगा, सो माइनस P इंटू a विल बी इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या हुआ, हमारा a और a तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो एक इक्वेशन मिल गई हमको किसमें, P1 P2 P3 में, सो 3P1 प्लस 2P2 विल बी इक्वल टू P। तो ये पहली इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिल गई हमको। अच्छा, अननोन कितने हमारे पास, P1 और P2, दो अननोन है, P1 P2। सर रिएक्शन तो एक्सियल डायरेक्शन में आएगा ना, हिंज सपोर्ट के केस में एक्सियल हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शंस आती हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक वर्टिकल रिएक्शन, दोनों रिएक्शन आती हैं। यहाँ पर तो वर्टिकल रिएक्शन आएगी क्योंकि सारी फोर्सेस वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ही नहीं आएगी, ठीक है ना। तो P1 प्लस P2 इक्वल टू P नहीं कर सकते, ये वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे, क्या, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट D इक्वल टू 0। तो 3P1 प्लस 2P2 इज इक्वल टू P, ये पहली इक्वेशन मिल गई। सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो, ठीक है। तो पहली इक्वेशन मिल गई, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, अच्छा ये स्प्रिंग कांस्टेंट 2k और k दिया हुआ है, अब यहां पर क्या करेंगे, डिफ्लेक्शंस का रेशियो देखेंगे कि डिफ्लेक्शन किस रेशियो में है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शंस का रेशियो देखने के लिए क्या करेंगे, सिमिलर ट्राइंगल का यूज करेंगे, एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल, एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल होगा ये इस छोटे वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा, दीज टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर टू ईच अदर, है ना, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर। तो फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल्स वी कैन यूज फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल्स हम क्या यूज कर सकते हैं, हम देख सकते हैं सिमिलर ट्राइंगल से डेल्टा 1 अपॉन 3a विल बी इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन 2a, ये वाले ट्राइंगल की दोनों साइड्स का रेशियो और ये वाले ट्राइंगल की दोनों साइड्स का रेशियो, ठीक है, दे विल बी इक्वल, डेल्टा 1 अपॉन 3a विल बी इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन 2a। तो डेल्टा 1 अपॉन 3a विल बी इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन 2a, सो डेल्टा 1 इज इक्वल टू 3/2 ऑफ डेल्टा 2, ठीक है, ये आ गया, यहां तक क्लियर है, स्टूडेंट्स का भी सुन ले। हाँ बताओ भैया, सुनाओ सोनू कुमार, क्या दिक्कत हो तुमको, ए कैसे कट गया, ओ हो, ए कैसे कट गया, ए कॉमन नहीं आ जाएगा तीनों में से, ऐसे डाउट तुम्हारे आते हैं भैया। सर कुछ सोनू कुमार ने क्या डाउट पूछा था, कहाँ गया, मुझे तो दिख ही नहीं रहा सोनू कुमार का कोई डाउट। चलो फालतू की बातें करनी है, समझ नहीं आ रहा है, क्या चीज समझ नहीं आ रही है वो बताओ। मोमेंट इक्विलिब्रियम क्लियर नहीं है,
सिमिलर ट्राइंगल कैसे हो गया? सिमिलर ट्राइंगल पढ़ा है, 9वीं 10वीं क्लास में आता था सिमिलर ट्राइंगल। हाँ, 9वीं 10वीं क्लास में जो सिमिलर ट्राइंगल आता था, एक ये ट्राइंगल है और बीच में से अगर यहां पर कोई भी लाइन खींच दे, कहीं भी लाइन खींच दें, तो ये जो छोटा ट्राइंगल है और ये जो बड़ा ट्राइंगल है, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? ये पढ़ा है नहीं पढ़ा? अब अगर तुम्हें इतनी चीजें नहीं पता तो फिर मैं कहां से, मतलब 9th 10th वाली चीजें भी बताऊंगा क्या? हाँ, अब ये 9 10th आपने अच्छे से नहीं करी है तो इसमें टीचर का ही दोष है क्या? तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू 3/2 डेल्टा 2, ये आ गया, ठीक है ना? ये किससे आया है? ये हमारा आया है कौन सी कंडीशन से? सिमिलर ट्राइंगल से, ठीक है? तो सिमिलर ट्राइंगल आप थोड़ा सा पढ़ लेना, आप है ना, होमवर्क करो। जब आपने पहले नहीं पढ़ा ना, तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, 9 10th वाली मेहनत भी अभी करनी पड़ेगी, ठीक है ना? इसीलिए कहते हैं पढ़नाई लिखनाई से ना वो नहीं करना चाहिए। चलो, डेल्टा 1 इज इक्वल टू 3/2 डेल्टा 2। अब देखो, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का रेशियो आ गया, यहां पर स्प्रिंग की स्टिफनेस का रेशियो भी दिया हुआ है, ये 2K है और ये K है ना? और स्टिफनेस डेल्टा फोर्स से रिलेटेड है ना, दोनों स्टिफनेस और डेल्टा फोर्स से रिलेटेड है कि स्प्रिंग में कितनी फोर्स आ रही है, ठीक है ना? चलो, तो फोर्स क्या हो जाएगी? बेसिकली डेल्टा 1 डेल्टा 2 दिया हुआ है, डेल्टा की जगह देखो ये वाला फॉर्मूले से ना हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू पी बाय के लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू पी बाय के लिख सकते हैं ना? तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा? P1 बाय K1। डेल्टा 1 क्या हो जाएगा? P1 बाय K1। इसकी स्टिफनेस जो है, इस वाली स्प्रिंग की स्टिफनेस 2K है, तो P1 बाय 2K दैट विल बी इक्वल टू 3/2। डेल्टा 2 की जगह क्या लिखेंगे? डेल्टा 2 की जगह लिखेंगे P2 बाय K, P2 बाय K, क्योंकि ये वाली स्प्रिंग में फोर्स आ रही है P2 और इसकी स्टिफनेस है K, ठीक है ना? तो सिमिलर ट्राइंगल से डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का तो रेशियो आ गया था। अब डेल्टा 1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम? P1 बाय 2K, डेल्टा की जगह P बाय K लिख सकते हैं। तो डेल्टा 1 लिखेंगे, पहली वाली स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन, ये क्या हो जाएगा? P1 बाय ये वाली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 2K, और डेल्टा 2 जो हो जाएगा, ये वाला डेल्टा 2, ये हो जाएगा P2, है ना? ये वाली फोर्स P2 डिवाइडेड बाय इस स्प्रिंग का कांस्टेंट, ठीक है ना? तो फिर से समझा दिया, फिर से समझ में आ गया ना? डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का रेशियो आया था, तो यहां से स्टिफनेस क्या होती है? P बाय डेल्टा होती है। यहां से आपने डेल्टा निकाला तो P बाय K आ गया। तो इस वाली स्प्रिंग के लिए P बाय K लिख लो, डेल्टा 1 के बराबर आ जाएगा। इस वाली स्प्रिंग के लिए P बाय K लिख लो, डेल्टा 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है? ये लिख दिया हमने। अब दोनों तरफ K और K हैं, अब दोनों तरफ K और K हैं, ये K और ये K आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? P1 इज इक्वल टू 3P2। एक बच्चे ने ना बहुत पहले ही बता दिया था, P1 इज इक्वल टू 3P2, मैं नाम नहीं देख पाया, लेकिन एक बच्चे ने 3 टाइम्स पहले ही बोल दिया था, है ना, काफी पहले। सो P1 इज इक्वल टू 3P2। चलो, बहुत ही बढ़िया। तो P1 और P2 का रेशियो आ गया, हमको कैलकुलेट क्या करना था इस क्वेश्चन में? रेशियो ऑफ स्प्रिंग फोर्सेस P1 अपॉन P2 मिल गया, ठीक है? अब अगर P1 और P2 मिल गया है, फिर आप यहां पर देख के, मान लो P की वैल्यू भी दी है 100 किलो न्यूटन, 500 किलो न्यूटन या 100 न्यूटन, जो भी वैल्यू दी है। अब एक इक्वेशन ये मिल गई है, दूसरी इक्वेशन ये मिल गई है, तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके अब आप कैलकुलेट कर सकते हो। सितांशु ने कहा था, अरे वाह, चलो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो इस तरह के क्वेश्चंस वैसे तो स्टेट सर्विसेज वगैरह में, एसएससी में मैंने देखे नहीं है, लेकिन फिर भी 2K के एक्सप्लेन करूं, 2K गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, इट इज गिवन इन क्वेश्चन, है ना? स्प्रिंग की स्टिफनेस, इन दोनों की स्प्रिंग की स्टिफनेस ये क्वेश्चंस में गिवन है। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लोगे ना? थोड़ा सा देखो, जो बच्चे थोड़े वीक हैं, पुराने टाइम पे पढ़ाई नहीं की है, तो अब आपको ना बाकी बच्चों के लेवल तक आने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। पहले मस्ती में आपने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ी, ये सब किया, लेकिन अब उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। P1 इक्वल टू 3P/11, हाँ हो सकता है आ जाएगा। चलो फाइनली और भी सॉल्व कर लेते हैं। P1 इज इक्वल टू 3P2 है ना?
तो P1 की जगह यहाँ पर 3P2 लिख देते हैं। पहले ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं जो इक्वेशन 1 थी, है ना, क्या थी, 3P1 प्लस 2P2 इज इक्वल टू P प्लस 2P2 इज इक्वल टू P, है ना। अब यहाँ से P1 की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो 3P1 की जगह 3P2 प्लस 2P2 इज इक्वल टू P, तो ये हो जाएगा 9P2 प्लस 2P2 यानी हो जाएगा 11P2 इज इक्वल टू P। तो P2 इज इक्वल टू P बाय 11, P2 आ गया P बाय 11 के बराबर, और P1 इज इक्वल टू 3P2 है, सो P1 इज इक्वल टू 3P बाय 11। ठीक है, तो P1 और P2 आ जाएंगे। तो अगर P की वैल्यू गिवन है तो आप P1 और P2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, है ना। क्लियर है, कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं फिर। क्लास का टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है पता ही नहीं चलता। आपको पता चल पाया क्या? मुझे तो पता नहीं चल पाया क्लास का टाइम कब निकल गया। नहीं, निकल नहीं गया, अभी बाकी है, बहुत सारा क्लास का टाइम बाकी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इफेक्ट ऑफ यूनी एक्सियल लोडिंग। तो डन हो गया, ये डन हो गया इफेक्ट ऑफ यूनी एक्सियल लोडिंग। अब चलते हैं हम इफेक्ट ऑफ ट्राई एक्सियल लोडिंग पर, है ना। यूनी एक्सियल के ना क्वेश्चंस हम करेंगे डीपीपी के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चंस है डीपीपी के अंदर आपको भेजे गए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशंस कल तक आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन बेटा अभी और भी टॉपिक्स करने हैं ना, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप टेंशन मत लो, बहुत मजा आएगा आगे, और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। सो मेनी टॉपिक्स आर देयर। इफेक्ट ऑफ ट्राई एक्सियल लोडिंग पर चलते हैं। अब ये हमारे पास एक क्यूब, अब इसके ऊपर जो लोडिंग लगाएंगे ना वो तीनों एक्सेस में लगाएंगे। अभी तक तो एक ही एक्सेस में, एक ही डायरेक्शन में लोडिंग लग रही थी, अब तीनों एक्सेस के अलोंग लोडिंग लगेगी, ठीक है। सो नाउ लोडिंग विल बी एक्टिंग इन द 3 एक्सेस, ट्राई एक्सियल लोडिंग हो जाएगी। चलिए ट्राई एक्सियल लोडिंग, तो फोर्स लगाई हमने यहाँ पर Px, यहाँ पर फोर्स लगाई Py, और यहाँ पर फोर्स लगाई Pz। ट्राई एक्सियल लोडिंग हो गई तीनों एक्सेस के अलोंग, ठीक है। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शंस के अलोंग, तीनों एक्सेस के अलोंग लोडिंग। टेन थीटा से भी निकाल सकते हो, सिमिलर ट्राइंगल से जो चीज आएगी वही टेन थीटा से आएगी, है ना, सेम चीज ही तो आएगी। चलो अब इस पर फोकस करो, फोकस फोकस फोकस, ठीक है। फोकस ही आप मिस करते हो, दूसरी चीजें सोचने लग जाते हो, जब जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं देते। तो आपको फोकस करना है अभी यहाँ पर, है ना। इफेक्ट ऑफ बाई एक्सियल के लिए ना ट्राई एक्सियल में से ही एक जेड वाली हटा देंगे, वो अपने आप ही बाई एक्सियल बन जाएगा, ठीक है ना। तो ट्राई एक्सियल समझ गए तो बाई एक्सियल अपने आप समझ गए, ट्राई एक्सियल समझ गए तो बाई एक्सियल अपने आप समझ गए। चलो अब स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ाओ बढ़ाओ बेटा बढ़ाओ। स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स हो जाएगा पी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स डायरेक्शन की फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो एरिया कैसे, एक काम करते हैं, सारी की सारी लेंथ लिख देते हैं। ये वाली लेंथ मान लो हमारी हो गई है ए, मान लिया ये ए लेंथ है, मान लिया ये बी लेंथ है, और मान लिया ये सी लेंथ है, ठीक है ना। तो अगर स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन आपको कैलकुलेट करना है, अकेला स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है। स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताएंगे सब लोग, क्या होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाली फोर्स के अगेंस्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताए। ए सी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। इतने अच्छे बच्चे अगर सबको मिल जाएं तो सारे टीचर एग्जाम नहीं क्लियर कर लें, है ना। ऐसे ही आप लोग इतने अच्छे से मुझे पढ़ाते रहो तो मैं भी एग्जाम क्लियर कर लूंगा। अब पी वाई, वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है, ठीक है, यहां पर जो स्ट्रेस आएगी सिग्मा वाई, ये बताओ पी वाई डिवाइडेड बाय क्या होगा,
पी वाई डिवाइडेड बाय क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ये वाला एरिया कौन सा होगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया अभी भी एसी होगा क्या, अरे अब तो बीसी हो जाएगा, एसी चलता रहेगा क्या, अब तो बीसी हो जाएगा, एसी बीसी। और सिग्मा जेड क्या हो जाएगा, सिग्मा जेड क्या हो जाएगा, सिग्मा जेड क्या हो जाएगा, जेड ये वाला, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पी जेड अपॉन ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। नाउ इट विल बी ए बी, ए बी, चलो बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। अब आपको ना थोड़ा सा ना चौकस रहने की जरूरत पड़ेगी, यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल। देखो ध्यान से देना, अभी आप ना सब कुछ छोड़ दो, लिखना विखना सब छोड़ दो। देखो जब यूनी एक्सियल लोडिंग थी तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या था, यूनी एक्सियल लोडिंग के केस में स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या था, सिग्मा एक्स अपॉन ई था कि नहीं था। यूनी एक्सियल लोडिंग का केस निकालो, सबसे पहला वाला केस प्रिज्मेटिक बार वाला, सिग्मा एक्स अपॉन ई था कि नहीं था, सिग्मा एक्स अपॉन ई था कि नहीं था, ठीक है। स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन क्या था, माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई, यही था यूनी एक्सियल लोडिंग में। और एप्सिलॉन जेड था माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, यही था। तो एप्सिलॉन एक्स क्या था, सिग्मा एक्स अपॉन ई, एप्सिलॉन वाई था माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई, एप्सिलॉन जेड था माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, ये था। यस, सबको क्लियर है, ठीक है, ये सबको क्लियर है, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो इसके आगे चलते हैं। अब ये ट्राई एक्सियल लोडिंग आ गई, और ट्राई एक्सियल लोडिंग बहुत परेशान करने वाली है, मुश्किलों में डालने वाली है, ठीक है ना। सो ट्राई एक्सियल लोडिंग विल बी गिविंग यू सम टेंशन। ये ट्राई एक्सियल लोडिंग अगर टेंशन देगी तो हम इसको टेंशन दे देंगे। हम क्या करेंगे, देखो एक एक्सिस में लगाया था तो इतना आया था, और जब तीनों एक्सिस में लोड लगा दिया तो कितना आएगा, खतरनाक आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, एक बार में एक को कंसीडर करेंगे, है ना, सिर्फ पी एक्स को कंसीडर करते हैं, यानी इस पी एक्स की वजह से जो सिग्मा एक्स आ रही होगी, ये पी एक्स क्या जनरेट कर रहा है, इसकी वजह से सिग्मा एक्स आ रही है, ठीक है ना। तो अकेले सिग्मा एक्स का इफेक्ट देख लेते हैं एक बार, फिर अगली बार क्या करेंगे, पी वाई की वजह से देख लेंगे सिग्मा वाई का इफेक्ट, ठीक है। फिर अगली बार पी जेड की वजह से जो सिग्मा जेड की इफेक्ट आएगी ना, वो देखेंगे। फिर इन तीनों इफेक्ट को तीनों डायरेक्शन में ऐड कर देंगे, तब हमारे पास टोटल मिलेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अभी बहुत खतरनाक काम करने जा रहे हैं, तो एकदम सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला केस हो जाएगा, ठीक है। क्या, पी एक्स ये वाली जो फोर्स है इसकी वजह से स्ट्रेस एक्स आ रहा है, और इस स्ट्रेस एक्स की वजह से तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन आ रहे हैं, वो तीनों डायरेक्शन के स्ट्रेन हम लिखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अकेला पी वाई कंसिडर करेंगे, और अकेले पी वाई की वजह से तीनों डायरेक्शन के जो स्ट्रेन आ रहे हैं वो लिखेंगे। फिर अकेला पी जेड रखेंगे, अकेला पी जेड, और फिर उसकी वजह से तीनों डायरेक्शन के स्ट्रेन को लिखेंगे। फिर तीनों फोर्सेस की वजह से तीनों डायरेक्शन के स्ट्रेन्स को सम करेंगे, तब हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसी इसको अब हम क्या करें, इसको अब हम ना आगे बढ़ाते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो पी एक्स हो गया, तो पी एक्स इसकी वजह से सिग्मा एक्स आया, सिग्मा एक्स, और यहां पर अब एप्सिलॉन एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो एप्सिलॉन एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एक्स हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन ई, एप्सिलॉन एक्स हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन ई, ठीक है। अब ये पी वाई है, ठीक है, पी वाई का ना कलर चेंज करते हैं, विल चेंज द कलर ऑफ पी वाई, ठीक है ना। तो जो एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड के लिए भी अलग कलर लेते हैं, पी जेड, ठीक है। तो अब जब हमने पी एक्स लगाया था अकेला, तो अकेला सिग्मा एक्स था, तो सिग्मा एक्स का जो एक्स डायरेक्शन में इफेक्ट था वो सिग्मा एक्स अपॉन ई था। एक्स डायरेक्शन में जब अकेला हमने पी एक्स लगा रखा है ना, तो एक्स डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन हुआ, सिग्मा एक्स अपॉन ई। वाई डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन हुआ, माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। तो वाई डायरेक्शन का जो स्ट्रेन हो जाएगा ना, ये हो जाएगा माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई, है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं।
क्लियर है कि नहीं? तो एक्स डायरेक्शन में जब हमने फोर्स लगाई थी यूनी एक्सियल में ही है हम अभी, ठीक है ना, ट्राई एक्सियल तो इन सबको जोड़ने के बाद आएगा, तो अभी यूनी एक्सियल में है, तो पी एक्स की वजह से स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन ई, ठीक है। स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन हो जाएगा माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई, और स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन हो जाएगा माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई, ये भी हो जाएगा माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। तो ये जब अकेला पी एक्स फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एक्ट कर रहा था, जब अकेला ये था, ठीक है, लास्ट में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बन जाएगा, क्या बात है आदित्य, ठीक है ना। अब सिग्मा वाई नहीं आएगा, सिग्मा वाई इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सिग्मा वाई तो एक्ट ही नहीं कर रहा, हम अभी अकेला पी एक्स कंसिडर कर रहे हैं, इसको जीरो मान लिया, इसको जीरो मान लिया, अभी यूनी एक्सियल है, ठीक है, यही समझा रहा हूं इतनी देर से। पहले अकेले पी एक्स की वजह से कैलकुलेट करेंगे, जब ना तो पी वाई है ना तो पी जेड है, तो तब अकेला पी एक्स है, तो ये यूनी एक्सियल वाला हो गया ना, तो ये यूनी एक्सियल वाला ही लिखा है, ठीक है ना। तो सिग्मा एक्स कितना हो जाए, एप्सिलॉन एक्स कितना हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन ई, एप्सिलॉन वाई हो जाएगा माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई, और एप्सिलॉन जेड हो जाएगा माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई, ठीक है। जब पी वाई और पी जेड जीरो मान लिए, अकेले पी एक्स का इफेक्ट देख रहे हैं। अब आगे चलते हैं, अब हम पी एक्स का और पी जेड का इफेक्ट जीरो मान लेते हैं, अकेले पी वाई की वजह से देखेंगे। जब अकेले पी वाई की वजह से देखेंगे, जब अकेले पी वाई की वजह से देखेंगे, तो फिर जहां जहां पर एक्स है ना, इसको वाई से रिप्लेस कर देंगे, मतलब अब ना हमारी एक्सियल डायरेक्शन ये वाई हो गई है, अब एक्सियल डायरेक्शन वाई हो गई है, और ये दोनों लेटरल डायरेक्शन हो गई हैं, ठीक है। पहले जब एक्स की डायरेक्शन में फोर्स थी तब ये एक्सियल डायरेक्शन थी और ये दोनों लेटरल डायरेक्शन थी, है ना। अब वाई की डायरेक्शन में फोर्स है तो ये एक्सियल डायरेक्शन हो गई है और ये दोनों लेटरल डायरेक्शन, ठीक है। तो जब एप्सिलॉन, जब पी वाई एक्ट कर रहा है, यहां पर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, तो सिग्मा एक्स जीरो और सिग्मा जेड जीरो को लेके करेंगे, सिर्फ सिग्मा वाई का इफेक्ट देखेंगे। तो सिग्मा वाई का इफेक्ट क्या आएगा, एप्सिलॉन वाई क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई अपॉन ई, है कि नहीं। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन का जो स्ट्रेन होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई अपॉन ई, स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, ठीक है। अब जो लेटरल डायरेक्शन का स्ट्रेन हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। अगर आप z डायरेक्शन का देखो ना, z डायरेक्शन का, तो z डायरेक्शन में ये पिचक गया है ना, y डायरेक्शन में जब ऐसे जा रहा था तो z डायरेक्शन में पिचका, तो ये यहां पर आ गया माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। फिर x डायरेक्शन में भी पिचका, x डायरेक्शन में क्या आ जाएगा यहां पर, माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। समझ में आया इतना। तो जब अकेले x डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी, y और z का जीरो था, तब उसकी वजह से ये वाली स्ट्रेन्स आई थी, ठीक है ना। फिर बाद में हमने लिया कि अकेला यहां पर स्ट्रेस है, y डायरेक्शन में स्ट्रेस है, x और z के स्ट्रेस जीरो हैं, तब इनकी वजह से ये वाली स्ट्रेसेस आई, सॉरी स्ट्रेन्स, ठीक है, तीनों डायरेक्शन में। अब हम अकेला z मानते हैं, अकेला z मान लेते हैं, तो x और y जीरो। अब z वाली जो डायरेक्शन है ना, ये वाली डायरेक्शन एक्सियल हो गई है और ये दोनों डायरेक्शन लेटरल हो गई हैं, तो यहां पर फोर्स लग रही है, अब यहां पर स्ट्रेस एक्ट कर रही है, तो ये वाली और ये वाली लेटरल हो जाएंगी और ये वाली एक्सियल डायरेक्शन हो जाएगी। तब z के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा z अपॉन ई, तो ये हो जाएगा स्ट्रेन इन z डायरेक्शन। स्ट्रेन इन x डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस म्यू सिग्मा z अपॉन ई, माइनस म्यू सिग्मा z अपॉन ई, और ये हो जाएगा माइनस म्यू सिग्मा z अपॉन ई, ठीक है ना। तो यूनी एक्सियल लोडिंग वाला हमने तीनों के लिए किया, पहले इस डायरेक्शन में यूनी एक्सियल लगाया, फिर इस डायरेक्शन में यूनी एक्सियल लगाया, और फिर इस डायरेक्शन में यूनी एक्सियल लगाया, और तीनों डायरेक्शन पे इफेक्ट देखा और फिर उन सारे इफेक्ट्स को ऐड कर दिया। तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ये आ गया, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन ये आ गया, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन ये आ गया। ये किसकी वजह से आया, ये इन तीनों के इफेक्ट की वजह से आया। क्लियर है। फिर से के लिए क्या करना है, टाइम नोट करना है ये वीडियो का, और फिर से आपको वीडियो देख लेना है, ठीक है ना। समझ नहीं आ रहा, फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि तुम जाने क्या सोच रहे थे। समझने के लिए ना वही सोचना चाहिए जो सर बोल रहे हो, वही देखना चाहिए जो सर दिखा रहे हो। देखो बहुत सारे बच्चों को झमाझम क्लियर हो गया है, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को क्लियर हो गया और जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ, तो जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ वो जाने क्या सोच रहे थे, क्या उसका भी ऐसा होगा, क्या उसका भी वो होगा।
उस पे ध्यान दिया करो जो सर बता रहे हैं, ठीक है ना। चलो, क्लियर है, ऑल क्लियर है, ठीक है। तो टाइम नोट कर लो, आप दोबारा से वीडियो देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है ना। किया क्या है, इस वाली डायरेक्शन का स्ट्रेस पहले माना है ना, और इन दोनों को, बाकी दोनों डायरेक्शन के स्ट्रेस को जीरो रखा, तो इसका इफेक्ट तीनों पे दिख लिया, तीनों स्ट्रेन पे। फिर क्या किया कि इस डायरेक्शन के स्ट्रेस को माना, इन दोनों स्ट्रेस को जीरो रखा, तो इस डायरेक्शन के स्ट्रेस का इफेक्ट तीनों डायरेक्शन में देख लिया कि तीनों डायरेक्शन में कितने कितने स्ट्रेन आ रहे हैं, और फिर इस डायरेक्शन का स्ट्रेस लिया और इन दोनों के इफेक्ट को जीरो रखा, तो इस डायरेक्शन के स्ट्रेस की वजह से तीनों डायरेक्शन में कितने कितने स्ट्रेन आ रहे हैं वो लिख लिए, ठीक है, और तीनों ऐड हो गए। जब हम लिखते जा रहे थे तभी साथ साथ ही ऐड होते जा रहे थे, है ना। यस, इट इज वेरी इजी। तो ये जो है इसको हम कहते हैं, ये पूरा जो है इसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड हुक्स लॉ, जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। तो ये जो इक्वेशन है, दिस सेट ऑफ इक्वेशन, ये जो इक्वेशन का सेट है, मतलब तीन इक्वेशंस है ना, दिस सेट ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज जनरलाइज्ड हुक्स लॉ, एज जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। ठीक है, अब जो हमने तीनों डायरेक्शन की फोर्सेस को ना अलग अलग कंसीडर करके और ऐड कर दिया था, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। तो दिस हैज बीन डन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखो, ये तो तीनों डायरेक्शन के अलग अलग स्ट्रेन्स आ गए हैं। अब अगर आपको टोटल स्ट्रेन चाहिए, टोटल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन एक्स ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। तो ये जो तीनों है ना, ये सब लिखते हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन ई, कलर के साथ ही लिखें, क्यों, कलर के साथ ही लिखें तो मजा आएगा, सिग्मा एक्स अपॉन ई, अरे लेकिन बहुत ज़्यादा कलर चेंज करने पड़ेंगे, माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई, ठीक है ना। ये तो हो गया एप्सिलॉन एक्स। अब एप्सिलॉन वाई की वजह से देखते हैं, तो एप्सिलॉन वाई की वजह से क्या हो जाएगा, मतलब स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन क्या आ जाएगा, सिग्मा वाई अपॉन ई, तो प्लस सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, ठीक है ना। देखो ये तीनों जो आए हैं, ये पूरा का पूरा ये सिग्मा एक्स वाला है, ठीक है ना। ये तीनों जो आए हैं ये एप्सिलॉन वाई है, ठीक है। अब हम एप्सिलॉन जेड का लिखेंगे, एप्सिलॉन जेड, एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस, नहीं प्लस आएगा, प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। और ये एप्सिलॉन जेड, ठीक है। तो ये जो तीनों इक्वेशन थी ना, एप्सिलॉन एक्स की, एप्सिलॉन वाई की और एप्सिलॉन जेड की, ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमने यहां पर लिख दी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, तीनों डायरेक्शंस के जो लीनियर स्ट्रेन हो जाएंगे ना, उन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन एक्स लिख दिया यहाँ पर, एप्सिलॉन वाई लिख दिया यहाँ पर, एप्सिलॉन जेड लिख दिया। ये पिछले वाले पेज पे ही जो इक्वेशंस लिखी थी इन्हीं को ही यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, क्लियर है। अब
इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेट अस सिंप्लीफाई। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा, देखो सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई, है ना। तो पूरे सिग्मा एक्स अपॉन ई सिग्मा एक्स अपॉन ई सिग्मा एक्स अपॉन ई ये वाली टर्म ले लेते हैं। तो सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई, इसमें से सिग्मा एक्स अपॉन ई कॉमन आ जाएगा ना इन तीनों में से। तो सिग्मा एक्स अपॉन ई कॉमन लिख लिया हमने, सिग्मा एक्स अपॉन ई कॉमन लिख लिया। अब ये इसका तो कोएफिशिएंट 1 था, इसका कोएफिशिएंट था माइनस म्यू और इसका कोएफिशिएंट था माइनस म्यू, है ना। तो माइनस म्यू दो बार आ गया और 1 तो बस एक बार आया है, सो 1 माइनस 2 म्यू हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। अब आगे y का देखते हैं, y का तो माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई प्लस सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। तो यहां पर सिग्मा वाई अपॉन ई कॉमन ले सकते हैं, तो सिग्मा वाई अपॉन ई कॉमन ले लेते हैं। एक बार कोएफिशिएंट बचा यहां पर 1, एक बार बचा माइनस म्यू और एक बार बचा माइनस म्यू, तो यहां पर आ जाएगा प्लस सिग्मा वाई अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। फिर z के लिए जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, z के लिए जब करेंगे तो इसी तरह से z के लिए हो जाएगा सिग्मा z अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा z अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा z अपॉन ई, तो ये आ जाएगा प्लस सिग्मा z अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है, ये आ जाएगा। अब बताओ इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन तीनों में भी 1 माइनस 2 म्यू कॉमन आ रहा है, इन तीनों में 1 माइनस 2 म्यू कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस 2 म्यू को कॉमन ले लेते हैं। सो नाउ लेट अस टेक 1 माइनस 2 म्यू, सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बन जाएगा 1 माइनस 2 म्यू अगर कॉमन आ गया तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड होल अपॉन ई, और इसमें से कॉमन आ जाएगा 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसका भी एक ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिस ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखना है। तो इफेक्ट ऑफ ट्राई एक्सियल लोडिंग समझ में आया, डिवाइडेड बाय ई लिखा है, ई लिखा तो है, ये रहा ई, एक और जगह कहीं लिखना था क्या, ठीक है, क्लियर है। अब एक बात बता दो, अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 होगा तो उसकी क्या कंडीशन है, अगर अब हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लोडिंग वगैरह की और उसकी लोडिंग की बाद उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 आ गया, देयर इज 0 वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 आएगा तो क्या कंडीशन होगी, सो कंडीशन फॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू बी 0, तो क्या कंडीशन होगी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 हो, ठीक है। दो कंडीशंस हो सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमको पहले वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड वन माइनस 2 म्यू अपॉन ई, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ई को चाहे मैं इधर डिवाइड कर दूं चाहे इधर डिवाइड कर दूं, एक ही बात हो गई, ठीक है ना। तो दो कंडीशन बचेंगी, तो फॉर एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू 0 देयर विल बी टू कंडीशन। क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन ये कि आइदर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड इक्वल टू 0, आइदर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड इज इक्वल टू 0। अगर इन तीनों का समेशन 0 के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो बताओ क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इन तीनों का समेशन 0 हो गया, अगर इन तीनों का समेशन 0 हो गया, ये पूरी टर्म 0 हो गई, फिर यहां पर कुछ भी बना रहे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन तो ये कि तीनों डायरेक्शन की स्ट्रेसेस का समेशन अगर 0 हो जाए तब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 आएगा, और दूसरी कंडीशन ये कि ये वाली टर्म 0 हो जाए, 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास म्यू इज इक्वल टू 0.5 आ जाए। तो या तो म्यू इज इक्वल टू 0.5 आ जाए या फिर दिस इक्वल टू 0, ये 0 आ जाए, ठीक है ना, क्लियर है ना ये चीज। अब म्यू इज इक्वल टू 0.5 किस तरह के मटेरियल के लिए होता है, म्यू इज इक्वल टू 0.5 ये किस तरह के मटेरियल के लिए होता है, फॉर विच टाइप ऑफ मटेरियल यू विल गेट म्यू इज इक्वल टू 0.5,
कॉर्क के लिए होता है। कान कहाँ है तुम्हारा? काश तुम्हारा कान यहां पर होता तो अभी वो 360 डिग्री घूम चुका होता। यस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0, बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट, रिजिड प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए, ठीक है ना। सो फॉर परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है ना। अच्छा एक बात बता दो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील पढ़ा था? इस वाले रीजन में कुछ लिखा था वॉल्यूम से रिलेटेड स्टील में? इस वाले रीजन में वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ लिखा था? नोट्स पलट के देखो जरा, पलटो नोट्स देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील देखो जरा, रीजन डीई, डीई वाले रीजन में क्या लिखा था? क्या लिखा था? वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस 0, देयर विल बी नो वॉल्यूमेट्रिक चेंज, वॉल्यूमेट्रिक चेंज नहीं आएगा, है ना। तो यहां पर स्टील का जो पॉइजन रेशियो क्या हो जाता है? परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है, म्यू 0.5 हो जाता है और उसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक चेंज नहीं आता, ठीक है ना। ये चीज लिखी थी, ठीक है। सारी चीजें कैसे लिंक होती हैं, राइट। तो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, इसको ना नॉन डायलेटेंट मटेरियल भी कह सकते हैं, नॉन डायलेटेंट। डायलेशन मतलब क्या होता है? डायलेशन मतलब फैलना। तो अगर वॉल्यूम चेंज हो रही है तभी डायलेट हो रहा है ना। तो इस तरह का मटेरियल क्या हो जाएगा? नॉन डायलेटेंट। तो कई बार ना इंग्लिश वाले शब्द भी आ जाते हैं ऐसे कि शायद जिनका मतलब ही ना पता हो। आपको आंसर पता था लेकिन आपको नॉन डायलेटेंट का मतलब नहीं पता था, आप नहीं कर पाए एग्जाम में क्वेश्चन। माइल्ड स्टील बिहेव्स लाइक परफेक्टली प्लास्टिक नहीं, इन यील्ड प्लेट्यू रीजन माइल्ड स्टील बिहेव्स लाइक परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, सिर्फ यील्ड प्लेट्यू वाले रीजन में, बाकी हर जगह नहीं, ठीक है ना। यहां पर माइल्ड स्टील एकदम माइल्ड स्टील की तरह ही बिहेव कर रहा है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज भी आ रहा है, पॉइजन रेशियो भी 0.25 से कितना है? 0.33 तक, ठीक है। चलिए, तो ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देख लें अगला टॉपिक क्या है। चलो, राइट डाउन वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन सॉलिड सिलिंड्रिकल बार। सॉलिड सिलिंड्रिकल बार, तो वॉल्यूम सॉलिड सिलिंड्रिकल बार में वॉल्यूमेट्रिक चेंज कैसे आएगा? तो हमारे पास एक सॉलिड सिलिंड्रिकल बार है कुछ इस तरह का, तो सॉलिड सिलिंड्रिकल बार ऐसा है कुछ, ठीक है। अब यहां पर देखो, ध्यान देना, दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन और दिस इज जेड डायरेक्शन, ठीक है ना। अगर आपको वॉल्यूमेट्रिक चेंज कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूमेट्रिक चेंज क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, ठीक है। अब ये वाली जो एक्सेस है ना, इस ये दिस इज एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस के अलोंग जो स्ट्रेन आएगा, एक्स एक्सेस के अलोंग स्ट्रेन आएगा, तो एप्सिलॉन एक्स क्या हो जाएगा? ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। तो इसको हम एप्सिलॉन एल लिख सकते हैं, है ना। एक्स एक्सिस के अलोंग जो आएगा ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आ जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन ही है मटेरियल की, तो यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आ जाएगा। अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूं, वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा, तो वाई डायरेक्शन में मुझे डायमीटर दिख रहा है ना, डायमीटर, दिस इज डायमीटर। तो वाई डायरेक्शन का जो स्ट्रेन आएगा, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो जो भी हो, लेकिन वो डायमेट्रिक स्ट्रेन कह सकते हैं उसको, वी कैन कॉल इट एज डायमेट्रिक स्ट्रेन,
डायमेट्रिक स्ट्रेन कह सकते हैं, तो उसको एप्सिलॉन डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर जेड डायरेक्शन का देखा जाए ऐसे में यहाँ पर, तो ये भी तो डायमीटर है ना यहाँ पर, ऐसे में दिस इज ऑल्सो डायमीटर, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो डायमेट्रिक स्ट्रेन। दिस इज एप्सिलॉन डी, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेन है इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिख लिया एप्सिलॉन एल, वाई डायरेक्शन के स्ट्रेन को डायमेट्रिक स्ट्रेन लिख लिया एप्सिलॉन डी, प्लस जेड डायरेक्शन के स्ट्रेन को भी एप्सिलॉन डी लिख लिया, ये भी डायमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। तो जो टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 टाइम्स डायमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, ये हो जाएगा। सो दिस विल बी द फॉर्मूला। अगर आपको वॉल्यूमेट्रिक चेंज कैलकुलेट करना है इसके लिए, ठीक है, इसके लिए अगर वॉल्यूमेट्रिक चेंज कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 टाइम्स डायमेट्रिक स्ट्रेन। क्लियर है ना, है ना, दोनों ही डाया हो जाएंगे, वाई डायरेक्शन वाला भी डायमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा और जेड डायरेक्शन वाला भी डायमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा। क्लियर है, तो ई एल प्लस 2 एप्सिलॉन डी, एप्सिलॉन एल प्लस 2 टाइम्स एप्सिलॉन डी। क्लियर, बहुत ही बढ़िया, है ना। आगे चलते हैं, सेकंड वन। पहला क्या था, वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन सॉलिड सिलिंड्रिकल बार। अब देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन स्फीयर, ठीक है। तो हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर कैसा होता है, फुटबॉल टाइप। आप फुटबॉल बना तो नहीं सकते क्योंकि वो 3 डायमेंशनल होता है फुटबॉल, है ना। यहां पर क्या है, बस 2 डायमेंशनल ही दिखा सकते हैं, तो 2 डायमेंशनल दिखाई दे रहा है, लेकिन है क्या ये 3 डायमेंशनल। अब यहां पर भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो आएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन एक्स कितना हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन डायमीटर की डायरेक्शन है ना, एक्स डायरेक्शन डायमीटर की डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन डायमीटर की डायरेक्शन है, और जो जेड डायरेक्शन होगा वहां पर भी डायमीटर दिखाई देगा। तो एक्स डायरेक्शन भी डायमीटर, वाई डायरेक्शन में भी डायमेट्रिक स्ट्रेन और जेड डायरेक्शन में भी डायमेट्रिक स्ट्रेन, तीनों डायरेक्शन में डायमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डायमेट्रिक स्ट्रेन डायमेट्रिक स्ट्रेन डायमेट्रिक स्ट्रेन, क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स डायमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डायमेट्रिक स्ट्रेन। क्लियर, क्लियर है ना। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसके लिए क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ डायमेट्रिक स्ट्रेन। यस और नो, डन। तो आज की क्लास यहीं खत्म की जाए कि और थोड़ा सा पढ़ना है, स्लो चलिए, अरे बहुत स्लो चल रही है, अब जरा भागने की उम्र है, ठीक है, स्पीड पकड़ो। अब फर्स्ट केस रिपीट कर दो बेटा, रिपीट नहीं होगा, आप रिपीट नहीं, अब तुमको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। रिपीट वाला टाइम गया, रिपीट वाला बोला तो ये समझ लो कि कुछ ना कुछ फिर उसकी जगह पर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी देर और मैं तो पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी टाइम हो रहा है क्लास का, तो आज की क्लास अभी यहीं खत्म करते हैं, फिर 8 बजे दोबारा से मिलते हैं 8 बजे। सी यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। और यहाँ पर थैंक यू स्लाइड, थैंक यू डियर स्टूडेंट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।